पड़ोस की कामवाली। अरे आप सबने खाना खाया कि नहीं? अरे तुम्हारे छोटे बेटे की शादी है और अपने खाना भी बहुत अच्छा रखवाया है। हाँ, अब दो दो बेटे होने का फायदा तो यही है कि दोनों सब कुछ संभाल लेते हैं। हाँ, लेकिन दो दो बहुओं को तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा ना कोमल। और आजकल की लड़कियों के बारे में तो तुम्हें पता ही है, देवरानी जेठानी की आपस में बनती नहीं ज्यादा। अरे तुम्हारी बहू नहीं है ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं कंचन। मेरी तो एक बहू पहले से है और अब दूसरी आने वाली है। मुझे अनुभव हो गया है कि बहुओं को कैसे रखा जाता है। हाँ, अब कंचन को कहाँ पता होगा, उसकी तो एक ही बेटी है, उसकी भी शादी हो गई है और वो खुद कभी सास के साथ रही नहीं है। हाँ, याद नहीं है जब ये नई नई हमारे पड़ोस में रहने आई थी, तब कैसे रोज अपनी सास से लड़ती रहती थी। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरी सास ही बड़ी तेज थी। अच्छा, तुम्हारी सास बड़ी तेज थी और तुम्हारी जुबान कांची की तरह चलती थी। अरे मुझसे पूछो ना, मैं तो इसके बिल्कुल पड़ोस में रहती थी तब। इसकी सास इससे डरती थी, इतनी तेज थी ये। अब पता नहीं क्यों भोली बन रही है। अरे अच्छा हुआ इसकी कोई बहू नहीं है, वरना वो भी भाग जाती कसम से। इसीलिए कह रही हूँ कंचन कि मैं ऐसी सास नहीं हूँ। मुझे पता है कि दो दो बहुओं को किस तरह संभालते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। लेकिन तेरा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। अरे बुरा मत मान, हम तो बस मजाक कर रहे हैं तेरे साथ। देखा जाए तो अच्छा ही है तेरी कोई बहू नहीं है, वरना आजकल बहुओं को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, बात तो तेरी भी सही है। मेरी भी एक बहू है, लेकिन वो भी मेरी कहाँ सुनती है। कुछ भी कहो अपनी ही करती है। इस मामले में मैं तो बड़ी लकी हूँ। मेरी तो दोनों बहुएं अच्छी हैं। मैं जो भी कहती हूँ बिल्कुल जवाब नहीं देती और काम काज में एकदम होशियार। इसे तो बस मौका चाहिए अपनी बड़ाई करने का। अब क्या ही कहूँ मैं, मुझे तो उन दोनों से कभी कोई शिकायत ही नहीं है। वाह वाह, तेरी तो लॉटरी निकल गई कोमल। एक तो तेरी दो दो बहुएं, ऊपर से दोनों अच्छी है। वाह। हाँ सही बात है। कोमल, जानकी, शीला और कंचन पड़ोसन थी। कोमल के दो बेटे थे, नीरज और अनुज, जिनकी शादी हो चुकी थी। कोमल की दोनों बहुएं काफी अच्छी और होशियार थी और दोनों मिलजुल कर काम कर लेती थी। अरे वाह, बर्तन भी हो गया और झाड़ू भी। हाँ माँ जी, अब तो हम दो जने हैं, इतना काम होता नहीं है घर में। मिलजुल कर सब कुछ जल्दी से निपट जाता है। हाँ, बर्तन मैंने कर लिए और भाभी ने कपड़े धो लिए। सुखा मैंने दिए, उन्होंने झाड़ू पोछा कर लिया। सब काम आराम से निपट गया। चलो अच्छा है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है इस घर की। तुम दोनों बड़े ही अच्छे से घर संभाल रही हो। अरे माँ जी, पहले तो मैं अकेली थी, लेकिन अब तो सोना भी आ गई है। अब तो हमारे घर के सारे काम भी जल्दी से हो जाते हैं और उसके बाद हम टीवी भी देख पाते हैं, बाजार भी जा पाते हैं। इसीलिए तो मैं सबसे कह रही थी कि मेरी दोनों बहुएं बड़ी ही होशियार है, बाकी लोगों की बहुओं की तरह नहीं है। अच्छा माँ जी, हमारा काम तो खत्म हो गया, उसके बाद हम मूवी देखने जा सकते हैं क्या? एक नई मूवी आई है शाहरुख खान की, कब से इच्छा थी कि हम देखने जाएं। हाँ हाँ, घर का काम तो खत्म हो ही चुका है। जाओ तुम दोनों मूवी देख कर आओ, लेकिन शाम को खाने से पहले आ जाना। हाँ हाँ माँ जी, हम शाम को जल्दी आ जाएंगे। कोमल की दोनों बहुएं मूवी देखने चली जाती हैं। कोमल अकेले घर में बोर हो रही थी तो टाइम पास करने के लिए पड़ोसन कंचन के घर चली जाती है। अरे क्या कर रही हो कंचन? बस कुछ नहीं, खाना बना रही थी। मेरी तो इन सब से जान छूट गई। अब कुछ नहीं करती मैं, ना खाना बनाती हूँ, ना कपड़े, ना बर्तन, कुछ भी नहीं। दो दो बहुएं हैं, कर लेती है सब कुछ। अभी भी दोनों घर का सारा काम करके मूवी देखने गई हैं, तभी तो मैं यहाँ आ गई। घर बैठकर बोर हो गई थी। बात तो तुम्हारी 16 आने सच है, तुम्हें कहाँ कुछ करना होता है, लेकिन करती तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। मेरी काम वाली है ना, वो इतनी अच्छी है, अब तुम्हें क्या बताऊं। अरे ऐसा तो क्या खास है तुम्हारी काम वाली में जो इतने गुणगान गा रही हो? अरे बोल के क्या बताऊं, आ जाओ मैं तुम्हें अपना बरामदा दिखाती हूँ। अरे आओ ना, शर्मा मत। ये तुम्हारा बरामदा तो शीशे जैसा चमक रहा है, कैसे? तभी तो अपनी काम वाली की तारीफ कर रही थी। देखो जरा, एक भी जगह पर मिट्टी दिख रही है तुम्हें? कहीं कोई सूखा हुआ पत्ता, मुरझाए फूल? इतना साफ करती है कि अब मैं यहीं अपनी शक्ल देखकर बाल संवार लेती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी काम वाली को, मैंने इतना साफ बरामदा आज तक किसी का नहीं देखा। ऐसा क्यों कह रही है कोमल? तेरा आंगन तो मुझसे भी ज्यादा साफ होगा उल्टा। मेरी फिर भी काम वाली आती है, तेरी तो दो बहू है, वो तो घर को अपना घर समझकर साफ करती होंगी ना। सही कहा ना मैंने? हाँ साफ तो है, लेकिन
इतना भी नहीं जितना तेरा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे लगा तूने अभी कहा कि सारा काम खत्म करके मूवी देखने गई, तो मुझे लगा तेरा आंगन तो चमकता ही होगा। चलो कोई नहीं, तेरा जब भी मन करे मेरे बरामदे में आकर बैठ जाया कर, कोई बात नहीं। हाँ, चलती हूँ मैं। आते रहे ना, दो बहुओं के होते कहीं मुझे भूल मत जाना। कंचन के आंगन की सफाई को देखकर कोमल के मन में हो रहा था कि उसकी बहू ने काम पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं है, इसलिए जब वो मूवी देखकर आई तो कहने लगी, अरे कल जरा घर का आंगन साफ कर देना, देखो तो कितनी मिट्टी जम गई है, मुरझाए हुए फूल है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन माँ जी, हमने 2 दिन पहले ही साफ किया था आंगन। अरे मैं आज ही कोमल के घर गई थी, तुम लोग उसका बरामदा देखोगी तो खुद की शक्ल दिखाई दे रही थी उसमें। अरे हमारा आंगन है जहाँ धूल मिट्टी सब कुछ भरा पड़ा है, कल ही तुम दोनों आंगन साफ कर देना। ठीक है माँ जी, हम कल ही कर देंगे। और घर के कामों पर जरा ध्यान दो, दो बहू है घर में, लेकिन घर में कोई चीज ढंग की नहीं है। अरे इन्हें क्या हो गया? सुबह तक तो कह रही थी कि मेरी बहुओं जैसा कोई नहीं, और शाम को जब घर आए तो इनके तो तेवर ही बदले हुए हैं। पता नहीं भाभी कौन सा भूत सवार हो गया इन पर। कंचन पर कोई भूत सवार नहीं हुआ था, लेकिन कोमल की कामवाली का काम देखकर उसके होश उड़ से गए थे। अब उसे लग रहा था कि उसकी 2 बहुएं होते हुए भी उसका कोई फायदा नहीं है। 2 बहुएं हैं लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। कल इन दोनों से कहा था आंगन को साफ कर देना, लेकिन नहीं, ये साफ किया इन्होंने। ए साक्षी सोना, कहाँ रह गए दोनों? अरे क्या हुआ कोमल, तेरे चिल्लाने की आवाज मेरे घर तक आ रही है, गुस्से में है क्या तू? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा करने लगी अपनी बहुओं पे, वो दोनों तो बहुत होशियार है। बात तो सच है। माँ जी आपने बुलाया? हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि बाहर आंटी जी आई है ना, उनके लिए चाय पानी बनाओ जरा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आप सबके लिए कचौड़ियां लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, मेरी काम वाली है ना, आज नई रेसिपी से बनाई है उससे कचौड़ी, सोचा आप लोगों को भी चखा दूं। वैसे आपने क्या बनाया है? हमने तो आज दाल चावल बनाया है आंटी जी, आपके लिए लेकर आऊं? अरे नहीं बेटा, मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि दाल चावल खाओ, खाओ तुम लोग। और ये गरम गरम कचौरियां लो। मेरी काम वाली को तो क्या है, बहुत ज्यादा शौक है अलग अलग चीजें बनाने का, कभी कचौरी, कभी समोसे, कभी आलू टिक्की, कभी दही भल्ले, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। लेकिन कोमल से लकी नहीं हूं मैं, उसकी तो तुम दोनों 2 बहुएं हैं, रोज रोज पकवान खाती होगी कोमल, है ना? चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मैं भी गरम गरम कचौरियां खा लेती हूँ वरना ठंडी हो जाएंगी। कंचन के जाते ही कोमल के तन बदन में जैसे मिर्ची लग रही थी, क्योंकि कंचन की कामवाली उसकी दोनों बहुओं से अच्छा खाना बनाकर कंचन को खिला रही थी। अरे वाह, बहुत अच्छी कचौरियां है माँ जी, सच में। अच्छा, तो तुम लोग कब बना रही हो फिर? जहाँ देखो दाल चावल, कभी दही आलू की सब्जी, कभी गोभी की सब्जी, ऐसा ही बनाती रहती हो। अरे 2 बहुएं किस काम की, जब मुझे यही सब खाना था तो। माँ जी लेकिन आप ही तो कहती है मुझे हल्का खाना पसंद है। अच्छा, अब सारा दोष मेरा है? तुम दोनों ये कह रही हो? तुम दोनों को घर की तरफ, रसोई की तरफ ध्यान देना चाहिए था कि हम भी अलग अलग पकवान बनाकर खिलाए, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो फुर्सत चाहिए काम से, है ना? माँ जी आप कह देती तो हम बना देते, लेकिन आपने कहा ही नहीं तो हमने बनाया नहीं। घर की बहू को ये सारी चीजें खुद ध्यान में रखनी होती है। कंचन की काम वाली ये सब ध्यान रख सकती है, लेकिन तुम दोनों को तो जितना कहो उतना ही करती हो। तुम दोनों को अपने फर्ज ध्यान में रखने चाहिए कि नहीं? माँ जी आपको क्या हो गया है, आप हमें एक काम वाली से क्यों तोल रही हैं? वही तो दुख की बात है कि उसके घर की काम वाली भी अच्छा काम कर रही है, जबकि उसका खुद का घर भी नहीं है, और यहाँ मैं 2 बहू होते हुए भी दुखी हूँ। कंचन की कामवाली का काम देखकर और उसके हाथ के पकवान खाकर अब कोमल को अपनी बहुएं आलसी लगने लगी थी, और जब दूसरों ने भी उसकी कामवाली की तारीफ करना शुरू कर दिया, फिर तो कोमल का गुस्सा आसमान छूने लगा। अरे खाओ खाओ, ये शक्करपारे मेरी कामवाली ने बनाए हैं, और ये नमकीन भी। वो कहती है माँ जी बाहर की कोई भी चीज मत खाया कीजिए आप, इसलिए वो ये सब ना घर में ही बनाती है। सच कहूं तो कंचन इतने अच्छे शक्करपारे मैंने कभी खाए नहीं है। अरे ये तो लग ही नहीं रहा कि घर में बनाया गया है, नमकीन है, इतना स्वाद है कि क्या बताऊं। वैसे कोमल तू भी तो कह रही थी तेरी सोना बहू को भी बहुत कुछ आता है, कभी तो खिलाया कर। हाँ हाँ, कभी ना कभी खिलाऊंगी जरूर। वैसे जानकी तूने देखा, कंचन का घर शीशे की तरह चमक रहा है, एक जगह पर मिट्टी नहीं है।
ऐसा लग रहा है कि कांच के महल में बैठे हैं। बात तो तूने सही कही। मेरे घर में तो तुझे जाले ही ज्यादा दिखेंगे। मेरी बहू कुछ करती नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि कंचन हम सब में से लकी है कि उसे इतनी अच्छी कामवाली मिल गई है जो इतना सब बनाकर भी जाती है और साफ सफाई में उसका जवाब नहीं है। अरे अब बस भी करो, अब मैं कहाँ इतनी खुशकिस्मत हूँ। लकी तो हमारी कोमल है जिसे दो दो बहुओं का सुख मिल रहा है। लेकिन उसके घर इतनी सफाई नहीं होती। मैं कल गई थी इसके घर चीनी लेने, आंगन में पत्ते बिखरे पड़े हुए थे। अब क्या कहें, सारी बहू एक जैसी ही होती है। घर का काम जैसे तैसे खत्म किया और घूमने निकल जाती है, और क्या, इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते ना। हाँ, बात तो तेरी भी सही है। कितना भी कहो लेकिन सुनती कहाँ है। मुझे भी लगा था कि दो दो बहुएं हैं तो घर को संजो कर रखेंगी, लेकिन उन्हें भी आलस ही चाहिए। अरे कोई बात नहीं, सब कुछ कहाँ मिलता है अब। लेकिन तेरी तो बात अलग है सच में कंचन। तुझे तो सबसे अच्छी कामवाली मिल गई है जो बहुओं को टक्कर मार देती है। जरा हमें भी बता कौन है ये, कब आती है? अरे वो दिन के समय नहीं आती, सुबह 4-5 बजे आती है और फिर सारा काम करके चली जाती है। वाह, सुबह 5 बजे? ऐसी कामवाली भी होती है कि क्या बात है। एक मेरी बहू है, 8-8 बजे तक सोई रहती है, नाक ही कटाती मेरी सबके सामने। पड़ोस की कामवाली की चर्चा सुनते सुनते अब साक्षी और सोना दोनों पागल सी हो गई थी। अब उन्होंने तय कर लिया कि वो देख कर आएंगी कि आखिर ये पड़ोस में आने वाली कामवाली है कौन। आजकल माँ जी का मुंह जब देखो चढ़ा रहता है, वो भी उस पड़ोस की कामवाली की वजह। वो सफाई भी अच्छी करती है, वो खाना भी अच्छा बनाती है, सब कुछ कर लेती है। अरे भाई आखिर कौन है ये कामवाली? कंचन आंटी कह रही है कि वो सुबह के 5 बजे आती है, इसलिए आज रात को हम बैठेंगे भाभी और देखेंगे कौन आता है इनके घर काम करने। पता लगा कर ही रहेंगे आखिर कौन है ये। रात को सोना और साक्षी दोनों कंचन के घर के बाहर अपने कमरे से नजर रख रही थी, लेकिन पूरी रात भर में इनके घर कोई नहीं आया। उन दोनों को अजीब लग रहा था कि कंचन के घर तो कोई नहीं आया बाहर से, फिर उनका आंगन कौन साफ करता है। इसलिए दोनों आज रात फिर से उसके आंगन के ऊपर नजर रखना शुरू करती हैं। भाभी, ये कोई भूत आत्मा तो नहीं है जो इनके घर का काम करती है? अरे कंचन आंटी से तो भूत भी डर जाते हैं, वो नहीं आ सकते यहाँ। तो आखिर इनके घर का सारा काम करता कौन है? सोना, ये देख दूरबीन से मुझे क्या दिख रहा है, जल्दी से देख। इसका मतलब ये है हमारे पड़ोस की कामवाली। अब इस राज से तो पर्दा उठाना ही पड़ेगा सोना। सोना और साक्षी को पता चल गया था कि आखिर पड़ोस की कामवाली है कौन, लेकिन उन लोगों को उसे सबके सामने लाना था, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही पूरी रात माता का जगराता रखवाया और जैसे ही 5 बजे तो उन्होंने एक बहाना किया। अब हम माता रानी की ज्योत को सबके घर में ले जाएंगे, जिससे सबको उनका आशीर्वाद मिले। हाँ, चलो, सबसे पहले कंचन का घर पड़ोस में है तो वहीं चलते हैं। लेकिन 1 मिनट, मैं वो बस घर को साफ करके आती हूँ, रुको आप सब। अरे आंटी, आपका घर तो शीशे की तरह चमकता है, हम चलते हैं, आइए ना। अरे जानकी आंटी, आप भी आइए। सोना और साक्षी कंचन को मौका ही नहीं देती कि वो कुछ कर पाए। वो सब जैसे ही आंगन में आते हैं तो क्या देखते हैं, धीरू भाई कंचन के पति वहां आंगन को साफ कर रहे थे। अरे धीरू भाई, आप आंगन को रोज आप साफ करते हैं? मैं रोज ये काम करता हूँ। अब तक आइए, बैठिए, मैं आपके लिए शक्करपारे और नमकीन लेकर आता हूँ, मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। सुना मम्मी जी, अपने हाथों से? क्यों आंटी, वो पड़ोस की काम वाली? मैं बस मजाक कर रही थी। मैंने कहा था ना ये बड़ी तेज है। देखो बेचारे धीरू भाई को काम वाली बना दिया। इससे तो अच्छी मैं हूँ, मेरी 2 बहुएं हैं जो मुझे काम वाली नहीं कहती। चाय कौन कौन पिएगा? मैं बिना शक्कर की, और मेरी भी। मैं तो शक्कर वाली ही पीऊंगी, और वो साथ में आपके शक्कर पारे भी धीरू भाई। अभी लाया, बैठिए बैठिए आप सब। कहते हैं भाभी माँ समान होती है, और गुंजन को बड़ी भाभी ने हमेशा उसे एक माँ से बढ़कर प्यार किया। लेकिन वहीं उसकी छोटी भाभी उसके रास्ते का कांटा बनकर हमेशा उसकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करती हैं। अपनी दोनों भाभियों के बीच अब गुंजन की जिंदगी किस तरह कटती है, चलिए देखते हैं। पापा प्लीज मान जाइए ना, आप जानते हैं कि मैं हमेशा से फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहती थी। प्लीज मुझे फैशन डिजाइनिंग पढ़ने दीजिए ना। देखो गुंजन,
मैंने तुझे 12वीं तक पढ़ा दिया, यही तेरे लिए बहुत है, वरना हमारे खानदान में किसी ने अपनी बेटी को इतना भी पढ़ाया लिखाया नहीं है। पापा आप समझते क्यों नहीं? वो जमाना कुछ और था और आज का जमाना कुछ और है। मैंने एक बार मना कर दिया ना, अब मुझे इस बात पर और बहस नहीं चाहिए। मम्मी प्लीज आप भी पापा को कुछ समझाइए ना। भला मम्मी जी पापा जी को क्या समझाएंगी? पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं। और वैसे भी तुम फैशन डिजाइनिंग करके करोगी क्या? कल को शादी करके अपनी ससुराल चली जाओगी, वहाँ तुम्हारी ये फैशन डिजाइनिंग कोई काम नहीं आएगी। खामखा पापा जी का पैसा बर्बाद मत करवाओ तुम। अरे इसमें भला पैसा बर्बाद होने वाली क्या बात है? और हमारे पास पैसे की कमी है क्या? इतनी प्रॉपर्टी है हमारी। लोग कमाते ही इसलिए है ताकि वो अपने बच्चों की जिंदगी बना सके। और ये क्या बात हुई कि कल को इसे शादी करके ससुराल जाना है तो ये अपने सपनों को पूरा ही ना करे? अगर गुंजन को फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करनी है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? थैंक यू भाभी, पूरे घर में एक आप ही हो जो मुझे समझती हो। तेरी भाभी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुझे आगे नहीं पढ़ाऊंगा। हमारे घर में कोई लड़की इतनी नहीं पढ़ी। मैं तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं भेजूंगा, और आज के बाद मुझे तेरे मुंह से ये बात दोबारा ना सुननी पड़े। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं पापा। अरे भाई अब इसमें भला रोने वाली क्या बात है? ठीक ही तो कह रहे हैं पापा जी। तुम चुप करो रिया। और पापा जी अगर आप गुंजन को नहीं पढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, मैं अपने बलबूते पर गुंजन को आगे की पढ़ाई करवाऊंगी। जिस तरह वो आपकी बेटी है वैसे ही मेरे लिए वो मेरी बेटी समान है। इसलिए अब आप हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलोगे। मेरी ननद को अगर फैशन डिजाइनर बनना है तो वो फैशन डिजाइनर जरूर बनेगी। लेकिन बहू। लेकिन कुछ नहीं पापा जी। अब गुंजन को कोई भी उसकी पढ़ाई से नहीं रोकेगा। आखिर मेरा भी उस पर कुछ हक है। थैंक यू सो मच भाभी। आंखों में आंसू लिए गुंजन अपनी बड़ी भाभी के सीने से जाकर लग जाती है। उन्हें देखकर उसकी छोटी भाभी चिढ़कर वहां से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? पापा मैं बस से कॉलेज आती जाती हूँ ना तो बहुत बार लेट हो जाती हूँ, मुझे स्कूटी दिला दीजिए ना। अरे बाकी लड़कियां भी तो बस से ही ट्रैवल करती हैं, तो तुम्हें बस से ट्रैवल करने में इतनी दिक्कत क्या है? जब से कॉलेज जाने लगी हो तब से तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं। इसमें तेवर बदलने की बात कहाँ से आ गई भाभी? ये आप क्या कह रही हैं? अगर आप किसी चीज में मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती तो इस तरीके से मम्मी पापा को मेरे लिए भड़काइए तो मत। ठीक है तो कह रही है तुम्हारी छोटी भाभी, बस से कॉलेज जाना है तो जाओ, वरना घर में बैठो। गुंजन उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अगले दिन वो जैसे ही कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से निकलती है तो आंगन में उसे एक स्कूटी दिखाई देती है। ये स्कूटी यहाँ पर कैसे आ गई? माँ जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इतनी जोर जोर से चीख रही है? ये देखो माँ, हमारे आंगन में ये स्कूटी किसकी है? मैंने कल पापा को स्कूटी के लिए बोला था, पापा ने मेरे लिए स्कूटी खरीदी है शायद, है ना? नहीं तो तेरे पापा ने तो तेरे लिए कोई स्कूटी नहीं खरीदी। तो फिर ये स्कूटी किसकी है? ये स्कूटी तुम्हारी है। ये मेरी है, इसका क्या मतलब? अब तुम इतनी भी बुद्धू नहीं हो। ये स्कूटी तुम्हारी है, तुम्हें चाहिए थी ना तो मैंने खरीद ली तुम्हारे लिए। चलो अब तुम आराम से इस पर कॉलेज जाओ जाओ जाओ। भाभी आप कितनी अच्छी हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो न जाने इस घर में मेरा क्या होता। ऐसे कैसे मैं नहीं होती? मुझे तो भगवान जी ने पहले से ही तुम्हारे भैया की किस्मत में लिख दिया था। भाभी आई लव यू सो मच। लव यू टू मेरी गुड़िया। जा अब जल्दी से कॉलेज जा वरना लेट हो जाएगी। अरे हाँ, बाय भाभी, बाय माँ। शीतल बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस घर में मैं तो गुंजन के पापा के आगे ज्यादा बोल नहीं पाती, लेकिन तुम मेरी बच्ची के लिए जो इतना सब करती हो, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। ऐसा मत कहिए माँ जी, इसमें भला एहसान कैसा? मैं जब इस घर में शादी करके आई थी ना तो गुंजन छोटी बच्ची ही थी। मेरे लिए वो मेरी ननद नहीं बल्कि मेरी बेटी ही है, और अपनी बेटी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन, पापा कल मेरे कॉलेज में सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी है, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पूछ रही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जबकि तू अच्छे से जानती है कि मुझे ये पार्टी वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है। उसके बाद भी तूने मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे की?
अरे पापा जी, अभी तो सिर्फ इसने पार्टी में जाने की परमिशन लेने की हिम्मत की है, कल को न जाने ये किस किस चीज की हिम्मत करेगी। मैं तो आपको पहले ही मना कर रही थी, इसे कॉलेज मत भेजो। जब से कॉलेज जाने लगी है तब से इसके अलग ही पर निकल आए हैं। कॉलेज की एक फेयरवेल पार्टी में जाने के लिए तुम इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकती हो? गुंजन तुम्हारी ननद है, उसके बाद भी तुम्हें उसके बारे में ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म तो कल आपको आएगी। हर बात में बड़ी हिमायती बनती हो ना इसकी। देख लेना, ये कल को तुम्हारी ही नाक कटवाएगी। जो आज इसके इतने पर निकल रहे हैं ना, जब कल को किसी लड़के के साथ भाग जाएगी तो आप सबकी आंखें अपने आप खुल जाएगी। बस बहुत हो गया भाभी, मैंने एक पार्टी में जाने के लिए क्या पूछ लिया, अब तो मेरे कैरेक्टर पर ही उंगलियां उठाने लगी। भगवान ने मुझे एक ऐसी भाभी दी है जो मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। और दूसरी भाभी, बस बहुत हो गया ड्रामा, मैं तुम्हें किसी पार्टी में नहीं भेजूंगा, जाओ अपने कमरे में। इतना सब सुनने के बाद तो पार्टी में जाने का मेरा मन वैसे भी मर चुका है, नहीं जाना मुझे कहीं भी। अरे रुको गुंजन, यहीं पर रहो। देखो शीतल बहू, आज तक मैंने तुम्हारी किसी बात में कोई दखल नहीं दी, लेकिन मुझे इस बारे में तुमसे कोई बहस नहीं करनी। पापा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि पार्टी से आने में उसे लेट हो जाएगा, आपको सेफ्टी रीजन से ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन रिया ने जो गुंजन के बारे में कहा, आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे सुन सकते हैं? क्या आपको अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है? जाने दीजिए ना शीतल भाभी, रिया भाभी मेरे बारे में इतना सब बोल गई, लेकिन पापा ने एक बार भी उनकी बात का विरोध नहीं किया। कोई परमिशन नहीं चाहिए मुझे। रुको गुंजन बेटा, मुझे माफ कर दो। शीतल बहू ठीक कह रही है, मैं तुम्हें पार्टी में जाने से इसलिए मना नहीं कर रहा था कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं तो बस इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि आजकल माहौल ठीक नहीं है। पापा जी, आजकल माहौल तो हर जगह का एक जैसा ही है, लेकिन अगर आपको अपनी परवरिश, अपनी गुंजन पर भरोसा है तो फिर चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है गुंजन बेटा, तुम पार्टी में चली जाना, और रिया बहू तुम घर में थोड़ी सोच समझ कर बातें कर लिया करो। आज तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे से मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। सॉरी पापा जी, इन दोनों की वजह से आज पापा जी ने मुझे सुनाया। बहुत शौक है ना इसे अपनी प्यारी ननद की अच्छी भाभी बनने का। देखो अब मैं कल घर में कैसा ड्रामा करती हूँ। गुंजन अगले दिन कॉलेज की पार्टी के लिए एक वेस्टर्न लॉन्ग ड्रेस पहनकर आती है। ओहो, पापा जी ने तुम्हें पार्टी में जाने की परमिशन क्या दे दी? तुम तो सर पर ही चढ़ गई। देख रहे हो ना पापा जी, ये पार्टी में कोई अच्छा सा सूट या साड़ी भी तो पहन कर जा सकती थी, लेकिन ना जी, इनने तो वहाँ फैशन झाड़ना है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि इसे वहाँ पर फैशन क्यों झाड़ना है। प्लीज भाभी, अब आप बहुत ओवर कर रही हैं। मैं आपकी इन बातों के लिए आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप बोलती जाओगी। अरे देखो देखो देखो, जरा कैसे जबान लड़ा रही है मुझसे। आज मुझसे जबान लड़ा रही है, कल को मम्मी जी पापा जी से भी जुबान लड़ाएगी। बस कर दे रिया बहू, खामखा बाप बेटी के बीच में आग लगाने का काम तो मत कर। एक तो मैं घर की भलाई सोच रही हूँ कि कल को ये समाज में हमारी नाक ना कटवा दे, और आप उल्टा मुझे ही बोल रही हो। अरे पूछो ना इससे क्यों पहनी है इसने ये वेस्टर्न ड्रेस, क्यों किया है इतना मेकअप? अच्छे कपड़े पहने ही थे तो मुझसे साड़ी मांग लेती। बात तो रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, ये कैसी ड्रेस पहनी है तुमने? पापा, क्या आप भी भाभी की बातों में आ रहे हैं? ये ड्रेस घुटनों से लंबी है और पार्टी का थीम ही वेस्टर्न है, तो मैं पार्टी में साड़ी पहनकर कैसे जाऊंगी? और रिया भाभी को मैंने पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि थीम वेस्टर्न है। उसके बाद भी ये जानबूझकर आपके सामने ऐसा कह रही हैं। मैं जानबूझकर क्यों पापा जी के सामने ऐसा कहूंगी? क्योंकि तुम्हें घर में आग लगाने में बहुत मजा आता है रिया रानी। या ऐसा भी तो हो सकता है गुंजन कि मेरी प्यारी देवरानी पढ़ना लिखना भूल गई हो, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि इनविटेशन कार्ड पर पार्टी की थीम वेस्टर्न लिखी है, वरना ये बेचारी तुम्हें थोड़ी ना कुछ कहती है ना रिया? ये सब क्या है रिया बहू? जब तुम सब कुछ पहले से जानती थी तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम आए दिन गुंजन को मुझसे डांट पड़वाती हो। शीतल बहू सही कह रही है, पता नहीं तुम्हें घर में लड़ाई करवाने में क्या मजा आता है। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। गुंजन के पापा थोड़े पुरानी विचारों वाले थे, इसलिए वो हमेशा रिया की बातों में आ जाते थे, लेकिन रिया को आज फिर से सबके सामने उनसे डांट पड़ गई
अब तो उसका पारा हाई हो गया। वो शाम के समय बाजार में घूमने निकली और तभी उसकी नजर पड़ी गुंजन पर, जो एक लड़की के साथ वहां पर बैठी थी। अरे अरे अरे, ये तो मेरी प्यारी ननद जी है। इस पर शक तो मुझे पहले से ही था कि ये जरूर कुछ ऐसा कर रही है, लेकिन आज तो मुझे इसके खिलाफ अच्छा खासा सबूत मिल गया। अभी इसकी फोटो क्लिक करती हूँ। आज तो घर पहुंचकर इसे पापा जी से ऐसा पिटवाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद करेगी कि किससे पाला पड़ा था। रिया घर पहुंचकर गुंजन के पापा को उसकी फोटो दिखाती है। फोटो में उसे किसी लड़की के साथ बैठा हुआ देखकर उसके पापा आग बबूला हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद गुंजन भी घर आती है। क्या बात है पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुंजन के ऐसा पूछते ही उसके पापा बिना कुछ कहे उसके मुंह पर एक जोरदार चांटा जड़ देते हैं। अगर पहले ही मैंने रिया बहू की बात मान ली होती तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। कौन है ये लड़का? पापा, वो पापा। क्या पापा पापा लगा रखा है? जल्दी बता, कौन है ये लड़का? ये विशाल है पापा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आपको विशाल के बारे में बताने ही वाली थी। इससे पहले कि मैं तुझे और मारूं, अभी क्या अभी चली जा मेरी नजरों के सामने से। मिल गई तुम्हें तसल्ली घर में कलेश करवा कर। अब भी आप मुझे ही सुना रही हैं? जानती है ना आपकी लाडली ननद ने क्या किया। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करवा दो, वरना ये कल को न जाने क्या गुल खिलाएगी। तुम ठीक कह रही हो रिया बहू, मैं कल से ही इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो पापा जी? अभी तो गुंजन की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, और आप एक बार विशाल से मिलकर तो देखिए, क्या पता वो अच्छा लड़का हो। कोई अच्छा लड़का नहीं है वो, अपनी आंखों से देखा है मैंने उसे, एक नंबर का लफंगा लग रहा था। और पापा जी, आपको ना गुंजन के लिए रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने भाई के साथ उसकी शादी करवा दूंगी। मेरा भाई तो लाखों में एक है हीरा। दिया लेकर ढूंढने भी जाओगे ना तो भी आपको अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर तुम अपने घर पर बात करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ बुला लो। गुंजन के मम्मी पापा अपने कमरे से चले जाते हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया रिया, जानती हो ना तुम्हारी वजह से गुंजन की जिंदगी तबाह हो सकती है। मैं सब कुछ आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ और उसकी भलाई के लिए ही ऐसा कर रही हूँ। इसलिए आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। रिया हंसती हुई अपने कमरे में चली जाती है। इसकी हंसी के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छिपा है। जब इसे गुंजन एक फूटी आंख नहीं सुहाती तो आखिर ये अपने भाई की शादी उससे करवाना क्यों चाहती है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। रिया अपने कमरे में अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तभी शीतल कमरे के बाहर छिपकर उसकी सारी बातें सुन लेती है। अरे माँ, आज तो मैंने पापा जी को अपने आटे में ले ही लिया। मैंने तो कितनी बार गुंजन को फंसाकर ये शादी की बात पर लाने की कोशिश की, पर वो शीतल दीदी हर बार आकर उसे बचा लेती थी। लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी बेटी ने इस बार बिल्कुल सटीक निशान लगाया है। बस एक बार गुंजन की शादी राजीव से हो जाए, उसके बाद तो हर जगह बस मेरा ही राज होगा। ये लोग तो दहेज में इतना पैसा देंगे कि आप और मैं माला माल हो जाएंगे, माला माल। और उसकी ननद होने के नाते घर में फिर मेरा भी अलग ही रुतबा होगा। अगर इन्होंने मुझे यहाँ कुछ कहा तो वहां तुम उसका जीना हराम कर देना। एक बार बस ये शादी हो जाने दो, इसके बाद तो ऐश ही ऐश है। बात बोलती है ना ये शीतल मेरे सामने, इसकी तो जुबान भी नहीं निकलने दूंगी फिर मैं। एक बार इनकी बेटी की डोर तुम्हारे हाथ में आ जाए ना, उसके बाद तो उसे मोहरा बनाकर ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। इन सबको तो मैं तिनकी की तरह निकाल कर घर से फेंक दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। पर कोई बात नहीं देवरानी जी, अगर आप शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। आपकी सारी बातें मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। अभी जाकर पापा जी को सब बताती हूँ। मेरी ननद की जिंदगी खराब करने चली थी ना, अब देख क्या होता है। शीतल जल्दी से अपने सास ससुर के पास जाकर उन्हें रिया की रिकॉर्डिंग सुनाती है। तभी वहां पर उसका पति हिमांशु और देवर राहुल भी आ जाता है। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर तो उन सभी के होश ही उड़ जाते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया इस हद तक गिर सकती है। इसकी इस हरकत के लिए मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। रिया अभी के अभी यहाँ पर आओ। अरे ये राहुल जी इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? भैया को क्या हो गया? वो तो कभी इस तरह जोर जोर से नहीं चिल्लाते।
चलकर देखती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो। अगर शीतल भाभी ने तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो तुम्हारी सच्चाई तो कभी हमारे सामने आती ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों की इतनी भूखी हो। अगर आज तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने नहीं आती तो तुम तो मेरी बहन की जिंदगी ही बर्बाद कर देती, और कुछ सालों बाद हम सब की। राहुल जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। बंद करो अपना ये ड्रामा, बहुत हो गया। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे माफ कर दे कुंचन बेटा, मैंने रिया बहू की बातों में आकर बहुत गलत किया। अगर शीतल बहू हमारे सामने सारी सच्चाई नहीं ले आती तो मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। मुझे माफ कर दे बेटा। पापा प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए, पर प्लीज आप मेरी शादी विशाल के अलावा किसी और से मत करवाइएगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ पापा जी, आप एक बार उसके परिवार से मिल तो लीजिए, बाकी सब फिर जैसा आप चाहें। ठीक है बेटा, उन्हें कल घर बुला लो। अपनी घिनौनी हरकतों और साजिशों की वजह से रिया सबसे अपने रिश्ते खराब कर बैठती है। उसका पति राहुल भी फिर कभी उससे उस तरह प्यार नहीं कर पाता। वहीं अपनी बड़ी भाभी के सपोर्ट से गुंजन अपने पापा को विशाल से शादी के लिए मना लेती है और शीतल अपनी लाडली ननद को खुशी खुशी उसके घर से विदा करती है।